हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया। ज़रा सोचो, एक दिन तुम उठो और अचानक तुम्हें पता चले कि दुनिया में 100 साल बीत चुके हैं, तो तुम क्या करोगे? ज़रा सोचो। तो कहानी की शुरुआत में हम हर्षिल नाम के एक जवान यहूदी जोड़े को देखते हैं, जो यूरोप से अपनी जान बचाकर साल 1919 में अमेरिका भाग कर आए थे। उन दोनों की ये दिली तमन्ना थी कि वो खुद की कब्र खरीदने लायक पैसे जोड़ सके। हर्षिल एक अचार की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार साथ साथ 2 कब्र खरीदी, ताकि वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सके। जल्द ही सारा प्रेग्नेंट हो गई, पर फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन हर्षिल गलती से अचार के डिब्बे में गिर गया और उधर सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन सभी डिब्बों को ढक दिया गया। इसी तरह हर्षिल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, पर कोई भी हर्षिल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद 2 लड़के वहां आ पहुंचे और अचानक उनका ड्रोन उस डब्बे के ढक्कन से जा टकराया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया तो अचानक हर्षिल बाहर निकला और उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल बाद भी हर्षिल जिंदा था और एकदम सही सलामत भी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षिल को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो एकदम ठीक था। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि हर्षिल के परिवार के सभी लोग मर चुके थे और अब सिर्फ उसका परपोता बेन ही जिंदा था। आखिरकार बेन को बुलाया गया और वो अपने परदादा हर्षिल को खुशी खुशी लेने पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। खैर, जब हर्षिल हॉस्पिटल से बाहर निकला तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वो हर्षिल को ब्रुकलिन में अपने घर पर ले आया। उसका घर देखकर तो हर्षिल के होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। बेन ने कहा कि वो जब चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षिल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। खैर, बाद में बेन ने उसे सेल्जा वाटर पिलाया, जो हर्षिल के ज़माने में सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते थे। उसे पीकर तो हर्षिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। फिर बेन एलेक्सा से कहकर एक पुराना गाना बजाने को कहता है और दोनों मस्ती में नाचने लगे। कुछ देर बाद हर्षिल ने बेन से पूछा कि वो काम क्या करता है, पर जब बेन ने बताया कि वो ऐप्स बनाता है तो हर्षिल को कुछ समझ नहीं आया। बेन ने बताया कि वो पिछले 5 साल से बुक बॉब नाम की एक ऐप बना रहा है, जिससे लोग सामान खरीदने से पहले जांच कर सकते हैं कि कंपनी भरोसे लायक है कि नहीं। पर हर्षिल ने देखा कि दीवारों पर तो उसके परिवार की कोई तस्वीर नहीं थी, तो बेन अपने कमरे से एक एल्बम लेकर आया। जब सारा की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें भर आई। फिर उसने बेन से अपने माँ बाप यानी अपने पोते और बहू के बारे में पूछा, पर बेन ने भारी मन से बताया कि वो दुर्घटना में मारे गए थे। फिर अगले दिन वो दोनों अपने परिवार वालों की कब्र पर गए, पर सारा की कब्र पर इतनी बुरी हालत देखकर हर्षिल रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी कब्र के ऊपर रूसी शराब के पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसे देखकर हर्षिल को उन्हीं रूसी फौजियों की याद आ गई जिनसे बचकर वो अमेरिका आए थे। इसके बाद हर्षिल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर को हटाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो हर्षिल हाथापाई पे उतर आया। बेन ने उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो खुद ही पिट गया और फिर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार बेन ने बहुत सारा पैसा देकर अपनी और हर्षिल की बेल करवाई थी। फिर बेन ने हर्षिल से कहा कि उसे अपनी ऐप के लिए किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन वहां जाते ही बेन का दिल टूट गया, क्योंकि उसके गिरफ्तार होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उसकी ऐप में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। बेन ने गुस्से में आकर इसका इल्जाम हर्षिल पर लगाया, पर हर्षिल तो चाहता था कि वो ऐप बनाना छोड़कर उसके साथ अचार का बिजनेस शुरू करे। इससे बेन को उस पर और गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, अगर परदादी यहाँ जिंदा होती तो कहती कि मुझे क्या नल्ला पति मिला है। हर्षिल ने ठान ली कि वो अचार का इतना बड़ा बिजनेस बनाएगा कि उसके मरे हुए परिवार वालों को ही उस पर गर्व होगा।
उसने बेन से वादा किया कि वो इतने पैसे कमाएगा कि सारा की कब्र के ऊपर लगे पोस्टर्स को खरीद कर उन्हें हटा सके। उसने भी ताव पे कह दिया कि बेन इस परिवार के नाम पे कलंक है और वहाँ से चला गया। सबसे पहले वो किराने की दुकान पर खीरे खरीदने पहुंचा, लेकिन वो उसकी औकात से बहुत महंगे थे। फिर वहाँ उसकी नज़र कूड़ेदान पर पड़ी, जहाँ उसे एक पैकेट में कुछ खीरे दिखाई दिए। उसने तुरंत खीरे उठाए और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों में घूमकर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर उसने रेडी पर एक सामान रखकर नमक और बारिश का पानी मिलाया और आखिरकार खीरे का अचार बनकर तैयार। इसके बाद उसने सड़क के किनारे अचार का ठेला लगाया और अपना पहला डिब्बा $4 में बेचा। उसने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और ये अचार दुकान से काफ़ी सस्ता था, इसीलिए जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर्षिल ने ग्राहकों से कहा कि अचार खत्म होने के बाद उसी डब्बे में अचार भरवा कर ले जाएं। दरअसल ये कुछ और नहीं, सिर्फ उसकी कंजूसी थी, लेकिन लोगों को लगा कि उसे अपने आसपास की प्रकृति की बहुत चिंता है। ये देखते ही देखते लोगों ने उसके बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके इतने कस्टमर बढ़ गए कि उसने सोचा ही नहीं था। उधर बेन अपने ऐप के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जब उसे हर्षिल के नए बिजनेस की खबर मिली तो वो जल उठा। एक दिन उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में फ़ोन करके शिकायत कर दी कि हर्षिल अपना अचार कूड़ेदान से उठाए सामान से बनाता है। फिर अगले ही दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका ठेला बंद कर दिया और उसे $12,000 का जुर्माना भरना पड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं था, पर तभी उसके 2 ग्राहकों ने उसे सलाह दी कि उसे कुछ इंटेंस काम पर रख लेने चाहिए। उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। इस हर्षिल की उम्मीद फिर से जाग उठी। हालांकि उसे लग रहा था कि ये तो गुलामी जैसा काम हो गया, कि काम भी पूरा ले रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के चक्कर में उसने कुछ इंटेंस को काम पर रख लिया। जल्द ही वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक अचार बनाने लगे और जल्द ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके बिजनेस को हरी झंडी दे दी। फिर अपने इंटेंस की मदद से हर्षिल ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और आखिरकार उसके पास पोस्टर खरीदने लायक पैसे इकट्ठा हो गए। उधर बेन को पता चला कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था, अब वो हर्षिल के बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं। तभी हर्षिल वो पोस्टर लेकर अपनी जीत का जश्न मनाने बेन के घर आ पहुंचा। हर्षिल बेन की मदद करना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वो ही एक दूसरे के सगे हैं, पर बेन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। तभी बातों बातों में हर्षिल ने कह दिया कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, और ये सुनकर बेन को और खुराफात सूझी। उसने हर्षिल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह दी और उसी रात हर्षिल ने धड़ाधड़ धर्म, औरतों और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी साल 1900 वाली पुरानी सोच के ट्विटर्स डाल दिए। इससे नाराज होकर कई लोग अगले दिन उसके बिजनेस का भ्रष्टाचार करने लगे और तो और उसके इंटेंस भी उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हर्षिल अपनी सोच पर कायम रहा और कुछ ही दिनों में पुरानी सोच वाले लोगों ने उसे अपना हीरो बना लिया। फिर एक दिन उसे कॉलेज प्रोफेसर के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया। तभी बेन ने भीड़ में छिपकर हर्षिल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। हर्षिल बेधड़क कहने लगा कि वर्जिन मैरी ने तो ईसाई धर्म अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाना चाहती थी। और तो और उसने यहाँ तक कह दिया कि जीसस में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ़ है। ये सब सुनकर तो जो लोग उसके साथ थे उन्होंने भी हर्षिल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उस बेचारे ने जैसे तैसे गली में छुपकर अपनी जान बचाई। उस रात उसने टीवी पर खबर देखी कि सरकार उसे वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हर्षिल पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्ज़ाम लगाया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए हर्षिल बेन से मदद मांगने पहुंचा। उसने कहा कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहां अपना बिजनेस शुरू करेगा। आखिरकार बेन भी उसकी मदद करने को राजी हो गया और अगले ही दिन वो दोनों जंगल के रास्ते कनाडा में घुसने के लिए निकल पड़े। पर
पर रास्ते में बेन को चोट लग गई तो हर्षिल ने अपने कपड़े का हिस्सा फाड़कर उसके जख्मों पर लगाया और रात की ठंड में उसे गले लगाकर सो गया। हर्षिल के दिल में जब भी बेन के लिए उतना ही प्यार था। फिर अगली सुबह वो कनाडा की सरहद तक पहुंच गए, पर तभी अचानक उन्हें फौजी दिखाई दिए, इसीलिए उन्हें तुरंत छिपना पड़ा। अब बेन को हर्षिल के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने सब सच बता दिया कि उसने ही हर्षिल से वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था ताकि हर्षिल का धंधा चौपट हो जाए। मैंने उससे माफ़ी मांगी, पर हर्षिल ने तो गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। इससे बेन वहीं बेहोश हो गया और यही हलचल सुनकर फौजी उनकी ओर बढ़ने लगे। अब हर्षिल तुरंत छिप गया और उसने बेन के बैग से उसका रेजर और कपड़े निकाले। कुछ ही पलों में उसने दाढ़ी काटकर बेन का भेष बना लिया और फौजियों को चकमा देकर निकल गया। उधर जब फौजियों को बेन मिला तो उन्होंने उसे हर्षिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बेन पर मुकदमा चलाया गया। बेन की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं था। आखिरकार असली हर्षिल की जगह उसे ही वापस यूरोप में गांव में छोड़ दिया गया। बेन बिल्कुल अकेला पड़ गया था क्योंकि कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था। आखिरकार वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर हर्षिल को अपने पड़पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बेन के घर गया और वहां रखी तस्वीरों को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक ड्राइंग मिली जो बचपन में बेन ने बनाई थी। बेन ने अपने माता पिता को बॉब और बूब नाम दिए थे। तब जाकर हर्षिल को एहसास हुआ कि बेन अपने माता पिता के नाम पर ही वो ऐप बना रहा था। उसे समझ आया कि वो उससे कितना प्यार करता है और हर्षिल बिना बात ही उसे अपने परिवार पर कलंक समझता रहा। अब उसने खुद यूरोप जाकर बेन को वापस लाने का फैसला किया। उधर मंदिर में लोगों ने बेन को अपने मरे हुए परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने को कहा, जिससे बेन काफ़ी भावुक हो गया। और तभी हर्षिल वहां पहुंचा और उसने बेन से दिल से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि बेन के माँ बाप को जरूर उस पर नाज होगा। आखिरकार बेन मान गया और दोनों एक तालाब पर घूमने गए जहां हर्षिल और सारा 100 साल पहले जाया करते थे। यहाँ उन दोनों ने मिलकर फिर से अचार बनाने का बिजनेस खोलने का फैसला किया और बेन ने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का जिम्मा उठाया। आखिरकार वो दोनों ब्रुकलिन लौट आए और सारा की कब्र पर फूल चढ़ाए और यहीं पर होता है इस कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।